तो लोकसभा में आज गहमा गहमी रहने वाली है, क्योंकि आज लोकसभा में पहले घमासान का आगाज होगा और इसकी वजह है स्पीकर का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से आज लंबी परंपरा टूटने वाली है। 72 साल बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होने वाला है। बड़ी खबर है, आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सुबह 11 बजे से स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी और एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह बात कल ही साफ हो गई और कल इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को मैदान में उतार दिया। तो मुकाबला के सुरेश और ओम बिरला के बीच में वोटिंग होगी। सुबह 11 बजे से गहमा गहमी भरा दिन रहेगा लोकसभा में और ये पहला सीधा मुकाबला सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 18वीं लोकसभा के पहले सेशन में गहमा गहमी भरा दिन रहने की पूरी संभावना। सुबह 11 बजे वक्त बताया जा रहा है जब लोकसभा में वोटिंग होगी। सांसद अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, लोकसभा स्पीकर का चुनाव करेंगे। उनके सामने दो विकल्प होंगे। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है ओम बिरला, जो पिछली लोकसभा में भी स्पीकर रह चुके हैं, और इंडिया ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुबह 11 बजे से स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। इस बात को थोड़ा और विस्तार में आपको दिखाते और बताते हैं। ओम बिरला बनाम के सुरेश, ये है आज का चुनाव। और आपको बताया कि ओम बिरला के सुरेश में कौन जीतेगा स्पीकर की रेस। तो ओम बिरला राजस्थान के कोटा से बीजेपी के सांसद हैं और के सुरेश केरल के मावेल्लीकारा से कांग्रेस के सांसद हैं, 8वीं बार के सांसद हैं। आपको बताएं, ओम बिरला तीसरी बार सांसद बने हैं, जबकि के सुरेश 8वीं बार सांसद बने हैं और उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनवाना चाहती थी कांग्रेस। इधर ओम बिरला 2014 में पहली बार सांसद बने, जबकि के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद बने। तो लंबा अनुभव है उनके पास संसद का। ओम बिरला 17वीं लोकसभा में स्पीकर रहे, पिछली लोकसभा में, और के सुरेश यूपीए सरकार में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रह चुके हैं। ये दोनों का अनुभव है। अब आपको एक बड़ी अपडेट देते हैं। स्पीकर पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। के सुरेश ने कहा कि ओम बिरला उनके दोस्त हैं और अगर सरकार लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए राजी होती है तो मैं सुबह 11 बजे नामांकन वापस ले लूंगा। ये बड़ा बयान, ये महत्वपूर्ण बयान। 8 बार के लोकसभा सांसद के सुरेश, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर। इसके पीछे क्या संदेश है और क्या सुरेश साहब के पास संख्या बल है कि वो चुनाव जीत सके? पूछते हैं सवाल। सर, आपने नॉमिनेशन जो फाइल किया है, क्यों आप ये चुनाव लड़ रहे हैं स्पीकर का? हमको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गवर्नमेंट के डिस्कस कर दिया अबाउट स्पीकर को इलेक्शन के लिए। हम चाहते डिप्टी स्पीकर पोस्ट को हमको वापस आए। वो गवर्नमेंट नई एश्योरेंस नहीं दिया था, इसलिए हम फाइल करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे फॉर स्पीकर पोस्ट। लेकिन लोगों के मन में सवाल होगा कि अपोजिशन के पास नंबर तो है नहीं, फिर सुरेश साहब इलेक्शन लड़के क्या संदेश देना चाहते हैं? मैसेज क्या है आपका? नंबर इशू नहीं है, नंबर कोई इशू नहीं है। यार सदन का परंपरा है, सदन को परंपरा वो ब्रेक कर दिया। ओम बिरला जिनसे आपका मुकाबला है, उनके बारे में आपको कुछ कहना हो अगर, तो आप क्या कहेंगे? ओम बिरला को लेकर आपकी क्या राय है? ओम बिरला हमारे दोस्त है ना, अच्छी दोस्त है, अच्छी दोस्ती है। 11 o'clock टाइम है, बिफोर 11 o'clock टुमारो वो गवर्नमेंट साइड कंसिलिएशन और कंसेंसस तैयार करने के लिए चुनाव हमको अवॉइड करने। ओके, आप ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव से पहले तक गवर्नमेंट डिप्टी स्पीकर पर राजी हो जाती है तो आप विड्रॉ कर लीजिए? यू आर रेडी टू विड्रॉ, बट गवर्नमेंट हैव टू प्रॉमिस ऑन डिप्टी स्पीकर। यस। इसी बीच विपक्ष की धड़कनें बढ़ाने वाली बड़ी खबर आ रही है। स्पीकर चुनाव को लेकर ममता के रुख पर सस्पेंस है। सुबह 9:30 बजे वो अपना फैसला बताएंगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास। बिना बात किए उम्मीदवार उतारने पर ममता बनर्जी नाराज हैं और नामांकन से पहले बात न करने पर भी ममता बनर्जी नाराज बताई जाती हैं। राहुल ने शाम को ममता से फोन पर बात की है, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी की नाराजगी पर बोले हैं कि सुरेश, जल्दबाजी में कम्युनिकेशन गैप रहा है, ये माना उन्होंने। अचानक फैसले से बात नहीं कर पाए के सुरेश, जो कि
विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनका यह कहना है कि अचानक फैसला लिया गया इसलिए बात नहीं हो पाई, कम्युनिकेशन गैप है, उम्मीद है ममता हमें समर्थन देंगी। टीएमसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज है और वो कह रहे हैं कि उनसे कांटेक्ट नहीं किया गया कि आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, इसको लेके आपकी पार्टी ने उनको कम्युनिकेट नहीं किया। ये टीएमसी का एलिगेशन जरूरत है, कम्युनिकेशन गैप है। वो 11:30 को बोला, गवर्नमेंट के बोला हम आपको नॉमिनेशन के स्पीकर को नॉमिनेशन के साइन करो, स्पीकर इलेक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे डिप्टी स्पीकर पर। विधि बंदोपाध्याय या टीएमसी के लीडर को फ़ोन कर दिया, वो उन्होंने बोला था मैं वो दीदी को परमिशन देने के लिए। उम्मीद है आपको, यू होप सो कि वो करेंगे सपोर्ट। राहुल जी एंड किसी वेणुगोपाल जी they will convince him। इसी बीच एक और बड़ी खबर, स्पीकर चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने सांसदों को संसद में रहने के लिए कहा है। ये बड़ी अपडेट, आज वोटिंग होगी और इसीलिए बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी करके संसद में उपस्थित रहने को कहा है। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के खेमे से भी बड़ी खबर है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। स्पीकर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने यह व्हिप जारी किया है और कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ही हैं जिन्होंने यह व्हिप जारी किया है। बहुत दिलचस्प बात, वही उम्मीदवार हैं, वही मुख्य सचेतक भी हैं कांग्रेस। और लोकसभा स्पीकर को लेकर पक्ष और विपक्ष में आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। आम सहमति नहीं बन पाने के बाद एनडीए के ओम बिरला और कांग्रेस उम्मीदवार के सुरेश के बीच लोकसभा स्पीकर को लेकर मुकाबला होगा। सत्तर साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। एनडीए की तरफ से एक बार फिर ओम बिरला उम्मीदवार होंगे, तो वहीं विपक्ष की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया, जिस पर सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। ओम बिरला लगातार तीसरी बार लोकसभा सांसद हैं। राजस्थान के कोटा से बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम बिरला 17वीं लोकसभा में साल 2019 से 2024 तक स्पीकर रहे हैं। यही नहीं, राजस्थान विधानसभा में भी 3 बार विधायक रहे हैं। 2004 से 2008 तक राजस्थान में संसदीय सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जाहिर है, ओम बिरला का राजनीतिक कद और अनुभव हर लिहाज से दमदार है। इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार ने उन्हें स्पीकर बनाने का फैसला किया। तो वहीं दूसरी ओर के सुरेश की बात करें तो के सुरेश केरल की मावेलिकारा की सुरक्षित सीट से कांग्रेस सांसद है। 2024 में 8वीं बार सांसद चुने गए। 1989 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। यूपीए सरकार में अक्टूबर 2012 से लेकर 2014 तक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यही नहीं, के सुरेश SC/ST के कल्याण से संबंधित अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर स्पीकर पद के लिए चुनाव की नौबत क्यों आई, जबकि आम सहमति के लिए सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच मीटिंग्स तो कई दौर की हो चुकी थी। एनडीए की तरफ से राजनाथ सिंह तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। इधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। बेशक हम स्पीकर पद का समर्थन करते, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद तो विपक्ष को ही मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। अभी सब सामने आ रही चीजें, जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। भाजपा का घमंड का चक्कर में सारा चीज हो रहा है और भाजपा 303 से लेके अभी
240 में पहुंच गया। उनका बहुमत में नहीं है, वो माइनॉरिटी में है बीजेपी, और उनका अलायंस पार्टनर के साथ ही सरकार चला रहे हैं। वो अभी भी सोच रहे हैं 400 पार हो चुका है। इस माइंडसेट का चक्कर में ये लोगों का ये घमंड है, और इस घमंड का वजह से ये सारे चीज़ हो रहा है। प्रो टर्म स्पीकर भी नहीं बनाया, इसलिए हम लोगों का लड़ाई संविधान का बचाने के लिए। इधर एनडीए ने आरोप लगाया कि विपक्ष आखिर गलत परंपरा को बढ़ावा क्यों दे रहा, जबकि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं सदन का होता है। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर लोकसभा में नंबर गेम की बात करें तो भले ही 2014 के मुकाबले तस्वीर अलग हो, लेकिन विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है। हालांकि नंबर सबसे ज्यादा सत्ताधारी दल के पास है। लोकसभा की 542 सीटों में एनडीए की अगुवाई वाली बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। गठबंधन के साथियों को अगर इसमें मिला दे तो यह आंकड़ा 293 तक पहुंच जाता है। वहीं अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो आंकड़ा 236 तक ही पहुंच पाता है, जिसमें कांग्रेस के पास अपनी सीटें सिर्फ 98 रही हैं। हालांकि यह आंकड़ा पहले 99 था, लेकिन राहुल के वायनाड छोड़ने के बाद अब सिर्फ 98 ही बची हैं। इधर 3 और निर्दलीय सांसदों ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया तो आंकड़ा 236 तक पहुंच गया है। देश में 72 साल बाद पहली बार चुनाव होने जा रहा। आंकड़ों से साफ है कि जब चुनाव होगा और उसके बाद जो नतीजे आएंगे तो उसमें जीत सत्ताधारी दल की संभव है, लेकिन सालों से आ रही ये परंपरा इस 18वीं लोकसभा में टूट जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि उनकी याचिका पर सुनवाई होने वाली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी। अब केजरीवाल ने इसको चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, तो आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगाई और इस बाबत अपना ऑर्डर कल ही दिया था। एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं, केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई है, लेकिन इसी बीच तिहाड़ जेल सूत्रों से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। मंगलवार को जेल में केजरीवाल से पूछताछ हुई है। केजरीवाल से जेल में सीबीआई ने पूछताछ की है। यह सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक बड़ी जानकारी। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है, तिहाड़ जेल के भीतर ही। यह बड़ी अपडेट, सीबीआई सक्रिय हो गई है शराब घोटाला मामले में और तिहाड़ में ही पूछताछ की है। यह सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक बड़ी जानकारी। इधर सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी बेल पर सुनवाई होगी, उधर सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है शराब घोटाला मामले में। यह सूत्र हमें बता रहे हैं। एक बड़ी अपडेट केजरीवाल से जुड़ी हुई। यह पूछताछ मंगलवार को यानी कल ही हुई है। ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता वरुण जैन। वरुण, सीबीआई ने कब कल पूछताछ की, उनके कितने अफसर शामिल थे, क्या मामला था, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आबकारी घोटाले में सीबीआई कल सुबह तिहाड़ जेल पहुंची थी। वहां 2 ऑफिसर्स की टीम तिहाड़ जेल पहुंची, कोर्ट से इजाजत लेने के बाद तिहाड़ जेल पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने जेल के अंदर ही करीब 2 से 3 घंटे अरविंद केजरीवाल से इस पूरे घोटाले को लेकर पूछताछ की। ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इससे पहले करीब 1 साल पहले के अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अपने दफ्तर पर बुलाया था। वहां पर भी करीब 8 से 10 घंटे उनसे पूछताछ की थी, तब 56 सवालों की एक लिस्ट तैयार की थी। तो
फिलहाल सीबीआई की टीम पूछताछ कर तिहाड़ जेल से निकल गई, लेकिन सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सीबीआई है वो अरविंद केजरीवाल के प्रोडक्शन वारंट की एप्लीकेशन अदालत के अंदर लगा सकती है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो ये देखना होगा आने वाले समय में अब सीबीआई की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में बेल दी थी, हालांकि उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किल है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब ईडी के बाद सीबीआई भी पूछताछ कर रही है। तो एक सीबीआई की चुनौती अब उनके सामने आ खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण। और केजरीवाल से पूछताछ पर संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश है, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी की साजिश है, जमानत न मिले इसके लिए बीजेपी की साजिश चल रही है, ये कह रहे हैं संजय सिंह। जुर्म अत्याचार जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। नीट पेपर लीक पर महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर है। नीट के अलावा राज्य की परीक्षाओं में गड़बड़ी का शक है। फरार आरोपी गंगाधर शिक्षकों और एजेंट के बीच एक कॉमन कड़ी के रूप में सामने आया। बिहार में कुछ लोगों से संपर्क में था गंगाधर, ये पुलिस कह रही है। बिहार पुलिस की मदद ले सकती है महाराष्ट्र पुलिस। हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए नीट मामले में अब लातूर पुलिस बहुत आगे बढ़ चुकी है। सूत्रों ने बताया कि जो गंगाधर है, जो फिलहाल फरार आरोपी है, वो जांच के दौरान ये बातें सामने आ रही कि वो बिहार में कुछ लोगों के संपर्क में था। अब ये विद्यार्थी हैं जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, या फिर वो दलाल हैं जो विद्यार्थी और पेपर लीक के बीच काम करते थे। इस बात की जांच अभी करनी बाकी है। हालांकि अब लातूर पुलिस बिहार पुलिस से भी संपर्क कर रही है, क्योंकि जांच इनिशियली उनके पास ही थी। फिलहाल बिहार की जो जांच है वो सीबीआई के पास चली गई है, लेकिन बेसिक जो जांच है वो बिहार पुलिस कर रही थी, इसलिए अब लातूर पुलिस उनकी मदद भी ले सकती है। इसके अलावा और भी एक बड़ी जानकारी मिली है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं लातूर पुलिस द्वारा, 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके फोन को जब स्कैन किया गया तो उनके फोन से ग्रेड सी और ग्रेड बी परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके भी हॉल टिकट बरामद हुए हैं। ऐसे में अब जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि क्या ये लोग नीट के अलावा जो दूसरी सरकारी परीक्षाएं हैं जो राज्य स्तर पर होती हैं उसे भी मैनिपुलेट करने का काम करते थे, उसमें भी किसी की मदद करने का काम करते थे, माल प्रैक्टिसेस करते थे। तमाम एंगल से अब इस मामले की जांच चल रही है। शुक्रिया सूरज ओझा आपका।